S22 डेस्टिनेशन पहुंचने में बस 10 किलोमीटर ही बाकी है। हम वहां पर फैंग के टीम को देखते हैं जहां पर उसका कैप्टन बोल रहा होता है कि सब लोग रेडी रहो, जोन में हम लोग इंटर करते ही हमारे ऊपर खतरा आ सकता है। वहां पर फेंग बात करते हुए बोल रहा होता है कि कैप्टन फांग, मेरी सिस्टर, इसके पास कॉम्बैट पावर ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर बर्डन बन सकती है। जहाँ पर फांग बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, हम लोग इसे मैनेज कर लेंगे, मैं बस यहाँ पर इसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटी है और ये मुझे अपनी छोटी सिस्टर का याद दिलाती है। और वहाँ पर कैप्टन फांग मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि बीस्ट टाइट से पहले मेरे पास भी इस तरह की एक छोटी सिस्टर थी, लेकिन बीस्ट टाइट की वजह से वो गुजर गई। वहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। वहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर देना कैप्टन फांग, मैं आपकी बैड मेमोरी को याद दिलाना नहीं चाहता था। जहाँ पर कैप्टन फांग बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, वो सब पास्ट था, तो मुझे इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है। और वहाँ पर कैप्टन फांग 2 गन निकालते हुए बोल रहा होता है कि ये दोनों गन तुम लोग रख लो, मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ कि तुम लोगों के पास कोई भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसे डेंजरस आ जाए जहाँ पर मैं तुम लोगों का मदद नहीं कर सकता हूँ, तो उस जगह में तुम लोग अपने आप को डिफेंड करना। हालांकि यहाँ पर कैप्टन फांग के टोन से वो बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है और फैंग के भी मन में यही सब होता है। फैंग बोल रहा होता है कि ये गन ये वाकई में कस्टम मेड है, ये किसी भी 1 लेवल के प्रीशियस बीस्ट को मारने तक का ताकत रखता है और ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो नॉर्मल आदमी बाय कर सकता है। इसका मार्केट प्राइस कम से कम 10,000 हो सकता है। वाकई में कैप्टन फांग यहाँ पर मालूम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। वहाँ पर कैप्टन फांग अनाउंस करते हुए बोल रहे होते कि सब लोग यहाँ पर तैयार हो जाओ, हम लोग सिक्योरिटी जोन S22 में पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं जो जीन कॉम्बैक्टर वहाँ पर पहली बार आए होते हैं या फिर जो भी बंदे, वो देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते वाकई में ये डिफेंस लाइन बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वहाँ पर फैंग और चूचू भी बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि चूचू ये हमारा आउटर डिफेंस लाइन है, इसीलिए तुम मेरे से ही कांटेक्ट में रहना, तुम मेरे से दूर मत जाना। वहाँ पर हम देखते हैं कि आसपास में सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये डिफेंस लाइन मैंने जहाँ तक सुना है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर हजारों से ज्यादा जिन कॉम्बैक्टर मौजूद है। कोई बोल रहा होता है कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा एलिमेंटिस ऑफिसर काम करते हैं। वहाँ पर फैंग आते हुए अपने कैप्टन से पूछ रहा होता है कि कैप्टन फांग, आखिरकार हमें यहाँ पर क्या काम करना है, यानी हमें यहाँ पर क्या काम करने के लिए बुलाया गया है। जहाँ पर कैप्टन फांग बता रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हमें बस यहाँ पर ऐसे असिस्टेंट के लिए बुलाया गया है, हमारा काम बहुत ही ज्यादा इजी है। हम देखते हैं दूसरे बंदे बोल रहे होते हैं कि हम लोग बस एक रिफ्यूजी हैं, आखिरकार हम लोग लेबर के अलावा और क्या काम कर सकते हैं। चूचू भी बोल रही होती है कि अगर कोई प्रीशियस बीस्ट का सामना हमारे से हो जाता है तो हमें इन ट्रूप पे निर्भर होना होगा, उससे ज्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि उधर देखो, वो तो एक एलिमेंटिस्ट है। वाकई में हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर लियो यान होती है। वो आते हुए यहाँ पर कैप्टन फांग के पास आ जाती है। यहाँ पर कैप्टन फांग उसे देखते हुए बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर 8 पोर्टल का लीडर हूँ, फेबुला डिस्ट्रिक्ट से, मैं यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि कोना में कहीं फैंग भी उसे नोटिस कर लेता है। वो बोल रहा होता है ये लड़की, तो उसके मन में होता है ये तो वही लड़की है जिसको मैंने यहाँ पर एलिमेंटिस्ट इक्विपमेंट मार्केट में मिला था। सच में ये तो यहाँ पर लियो यान है और उसका मुंह यहाँ पर देखने का लायक होता है। हम देखते हैं यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि ब्रदर, वो एलिमेंटिस्ट वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर फैंग जो अपने मुंह को छुपाते हुए बोल रहा होता है कि बताने का जरूरत नहीं है, मन में बोल रहा होता है कि लगता है लियो यान मुझे अभी तक नोटिस नहीं की है, बेहतर हुआ कि मैं यहाँ पर अपने आप को छुपा कर ही रखूं, अगर गलती से वो मुझे नोटिस कर लेती है तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो सकता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर लुयान सबका जोश बढ़ाने के लिए बोल रही होती है कि यहाँ पर S22 डिफेंस लाइन का कमांडर लुयान मैं हूँ, आखिरकार तुम लोगों का जोश कैसे, हाउ द जोश। हम देखते हैं सब ऑफिसर यानी जितने भी जिन कॉम्बैक्टर और आम आदमी होते हैं सब लोग वहाँ पर नारा लगा रहे होते हैं और यहाँ पर लुयान बता रही होती है कि यहाँ पर 9 बटालियन कमांडर के तौर पे हमें 1 हफ्ता इस पोर्टल को गार्ड करना है और तुम लोग को बस यहाँ पर इतना करना है कि दिए हुए इंस्ट्रक्शन को तुम लोग को शांति से फॉलो करना है। यहाँ तक कि कोई भी ऑर्डर तुम्हें पसंद हो या फिर नहीं हो, तुम उसे यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते हो, तुम्हें फॉलो करना ही होगा। और ये बोलने के बाद यहाँ पर लुयान अपने ऑरे को निकालते हुए बोल रही होती है कि हाँ, डिफेंस लाइन S22 में कोई भी यहाँ पर रूल को तोड़ता है तो उसे यहाँ पर एक्स आउट किया जाता है, यानी जान से मार दिया जाता है। यहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो अपने शकल को अभी भी छुपा रहा होता है, मन में बोल रहा होता है कि वाकई में 1 स्टार की ग्रैंड प्रोफेशनल लेवल का ऑरा उतना भी बुरा नहीं है, ये मुझे भी यहाँ पर थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है। और यहाँ पर चूचू भी फैंग को इस तरह अपने फेस को छुपाते हुए देखकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है। हालांकि हम देखते हैं वहाँ पर वाइस कमांडर को बुलाया जाता है आगे का मिशन देने के लिए, जहाँ पर वो आते हुए रिफ्यूजी को एक अलग ही यानी गारिसन पोर्टल में टास्क देने के लिए अपॉइंट करता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि रिफ्यूजी को यहाँ पर कुछ टूल दिया जाएगा जैसे कि फावड़ा और साथ में कुछ रक्सिया। उन लोग का बस इतना काम है कि प्रीशियस बीस्ट का जो डेड पार्ट है उसे उन लोगों को कलेक्ट करना है। और उन लोगों को बताया जाता है कि जल्दी से तुम लोग यहाँ पर अरेंज हो जाओ 10 मिनट में और दिए गए टास्क को यहाँ पर करना स्टार्ट कर दो। फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। आउटर यांग सिटी वेक साइड का सीन हम लोग देखते हैं, जहाँ पर हम लोग कैप्टन फांग को देखते हैं और उसके साथ में कुछ आर्मी ट्रूप को भी देखते हैं जो वहाँ पर
कैप्टन फांग सबको सतर्क रहने के लिए बोल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि हम लोग अब आउटसाइड में है तो हम लोगों को यहाँ पर हर समय चौकन्ना रहना होगा क्योंकि फ्रीसियस बीस्ट कहीं से भी हमला कर सकते हैं। और कैप्टन फांग बोल रहा होता है कि हम लोगों को आज उस जगह टास्क मिला है जहाँ पर फ्रीसियस बीस्ट ने थोड़ा सा तबाही मचाया, तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर फ्रीसियस बीस्ट से मिल सकते हैं। वहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर जो बता रहा होता है कि ये असल में सर्विलेंस टावर है जो फ्रीसियस बीस्ट के मूवमेंट को यहाँ पर डिटेक्ट करता है। अगर मैं भी यहाँ पर फ्रीसियस टाइड आ जाए तो तुम लोगों को मिलिट्री के कांटेक्ट में ही रहना है ताकि तुम लोग यहाँ पर सरवाइव कर सको। जहाँ पर वो मिलिट्री वाला बंदा यहाँ पर कैप्टन फांग को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर रिफ्यूजी को प्रोटेक्ट करो और तुम साथ में इस सर्विलेंस टावर को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। और यहाँ पर कैप्टन फांग भी ओके बोल देता है। वो बंदा यानी वो मिलिट्री बोल रहा होता है कि हम लोग नेक्स्ट टास्क को करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग जल्दी यहाँ पर मिलेंगे। हम देखते हैं कैप्टन फांग बोलता है कि ओके सर्जेंट, मैं समझ गया। उसके बाद यहाँ पर कैप्टन फांग बोल रहा होता है कि सब लोग यहाँ पर जल्दी से काम करो, जितना जल्दी तुम लोग काम खत्म करोगे डेंजरस उतना जल्दी तुम लोग के लिए खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करता हूँ, तब तक तुम लोग काम करो। और हाँ, ये काम उतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग यहाँ पर अपना ध्यान रखना। हम देखते हैं वहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि कैप्टन यहाँ पर ऑलरेडी हर जगह मिलिट्री आदमी मौजूद है, आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई फ्रीसियस बीस्ट आ सकता है। जहाँ पर कैप्टन फांग बता रहा होता है कि यंग मैन, लगता है कि तुम अभी तक आउटर वर्ल्ड को नहीं देखे हो, तुमने ये कहाँ से जान लिया कि सिर्फ फ्रीसियस बीस्ट ही यहाँ पर खतरनाक हो सकता है। वो बंदा भी बोल रहा होता है कि क्या यानी फ्रीसियस बीस्ट के अलावा भी यहाँ पर कोई है जो ज्यादा खतरनाक हो सकता है? इसका मतलब क्या इंसान फ्रीसियस बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं? यहाँ पर कैप्टन फांग बता रहे होते हैं कि सिर्फ फ्रीसियस बीस्ट और डिमोनिक बीस्ट नहीं है जो यहाँ पर खतरा है, बल्कि इंसान भी है। क्योंकि इनसाइड ऑफ सिटी यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आउटसाइड यहाँ पर कुछ भी कोई कर सकता है। यहाँ पर मर्डर होते रहता है, तो इसीलिए मैं तुम्हें सावधान होने के लिए बोल रहा था। और ये सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं सबका बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाता है। यहाँ पर कैप्टन फांग बोल रहे होते हैं कि जल्दी जाओ, अपना अपना काम करो, जितना जल्दी काम खत्म होगा उतना जल्दी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पर चूचू आते हुए बोल रही होती है कि कैप्टन फांग वाकई में आउटर साइड वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ना। जहाँ पर कैप्टन फांग चूचू के सर को सहलाते हुए बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं चूचू, यहाँ पर कैप्टन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। चूचू ये देखने के बाद खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू कैप्टन। हम लोग आउटसाइड सिटी में ही कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक गाड़ी को देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि ली सियोनियन का गाड़ी होता है, जहाँ पर उसकी मेड बोल रही होती है कि यंग मास्टर, हम लोगों ने अपने सिग्नल से इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जहाँ पर हमें पता चल गया कि वो लड़की कहाँ पर है। 6 o'clock के डायरेक्शन की तरफ में 20 माइल की दूरी में वो लड़की मौजूद है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर फांग शानियान अपने सिगरेट को फेंकते हुए बोल रहा होता है कि चलो तब हमें हम यहाँ पर हंटिंग मिशन को स्टार्ट करना चाहिए। हमारा सीन यहाँ पर फिर से फैंग की तरफ चले आता है, जहाँ पर सब लोग टास्क कर रहे होते हैं और कैप्टन फांग सबको मोटिवेट कर रहा होता है काम करने के लिए। वहाँ पर हम लोग फैंग को देखते हैं जो चूचू से पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर थक चुकी हो? चूचू बोल रही होती है नहीं, मेरे ताकत के अनुसार ये सब काम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा छोटा है, मुझे तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है ये सब काम करने के बाद। तभी देखते हैं कि वहाँ पर किसी को आवाज सुनाई देता है। सबको बताया जा रहा होता है कि इमरजेंसी है, सब लोग यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनने के बाद फैंग भी मन में बोल रहा होता है कि क्या अभी हमें यहाँ पर गन शॉट का आवाज आया? यहाँ पर कैप्टन फांग एक बैनाकुलर निकालते हुए देख रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वाइल्ड बीस्ट उन्होंने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसके जानने के बाद यहाँ पर जितने भी रिफ्यूजी होते हैं और जिन कॉम्पैक्टर होते हैं सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं ये तो आयरन टस्क वाइल्ड बोर है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्या गन शॉट आया है, क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए, क्या करे फ्रीसियस बीस्ट भागो। और सब लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर हाइड करने के कुछ होता भी नहीं और वो लोग अपने काम को छोड़कर यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं हम लोग तो बस यहाँ पर एक जिंक कॉम्पैक्टर है और यहाँ पर एक झूठ में आयरन टस्क वाइल्ड बोर आ रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। ये सब देखने के बाद चूचू भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फैंग उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ पर कैप्टन फांग तुरंत ही बिल्डिंग से नीचे आते हुए बोल रहे होते कि जब सब लोग यहाँ पर गैदर हो और जल्दी से भागो, यहाँ पर हम लोग बस इसी वे में सरवाइव कर सकते हैं। और यहाँ पर कैप्टन फांग अपने शॉट को निकाल लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि जब सब लोग यहाँ से जल्दी से निकलो, मैं यहाँ पर सब संभालने का कोशिश करता हूँ। ये देखने के बाद जितने भी बंदे होते हैं वो वहाँ से निकलने लगते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हुए बोल रहे होते हैं कि कैप्टन फांग हम ये सब आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप संभाल लीजिएगा। हम देखते हैं बेचारा कैप्टन फांग जिसे भी यहाँ पर डर लग रहा होता है, लेकिन वो अपने ड्यूटी को नहीं छोड़ते हुए वहाँ पर हिम्मत से डटा खड़ा रहता है। लेकिन उसको यहाँ पर लगता है कि नहीं कोई और बंदा भी यहाँ पर खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, असल में फैंग और चूचू वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। कैप्टन फांग बोल रहे होते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर निकलो, यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जहाँ पर चूचू और फैंग बोल रहे होते हैं कि कैप्टन फांग आखिरकार हम अपने कैप्टन को यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम लोग भी यहाँ पर साथ में सरवाइव करेंगे और मरेंगे तो साथ में मरेंगे। हम देखते हैं कैप्टन फांग ये सब सुनने के बाद थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ पर से निकलो। आयरन टस्क वाइल्ड बोर ये लोग लेवल 3 का प्रीशियस बीस्ट है, क्या तुम लोग यहाँ पर हैंडल भी कर सकते हो? यहाँ पर नहीं कर सकते हो, जल्दी से निकल जाओ। लेकिन फैंग बोल रहा होता है कि कैप्टन फांग ये ऑलरेडी लेट हो चुका
चुका है, हम लोग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम देखते हैं कि वो वाइल्ड बोर ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके होते हैं और यहाँ पर फैंग और चूचू वहाँ पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो गन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है कि वो वाइल्ड बोर को वहाँ पर रोक सके। यहाँ पर कैप्टन फांग बोल रहा होता है कि तुम लोग दोनों यहाँ पर पीछे रहो, मैं संभालने का कोशिश करता हूँ, और वो अपने ब्लेड से वहाँ पर एक स्लेश लगाता है जिसकी वजह से वो वाइल्ड बोर थोड़ा सा पीछे चले जाता है। ये देखने के बाद फैंग भी अपने मन में बोल रहा होता है कि वाकई में ये बंदा यहाँ पर लेवल 4 का जिन कॉम्बैक्टर होने का काबिल है। हम देखते हैं और कैप्टन फांग लगातार लड़ाई कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर साबित कर दिए होते हैं कि वो कोई कमजोर बंदा नहीं है। एक वर्ल्ड वाइल्ड बोर को मारने के बाद वो वहाँ पर थोड़ा सा थक जाते हैं। फैंग बोल रहा होता है कि कैप्टन फांग आखिरकार अब हम लोगों को क्या करना है। कैप्टन फांग बोल रहा होता है कि यहाँ पर और बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट है जो यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, ये बहुत ही ज्यादा डेंजर है। कैप्टन फांग बोल रहा होता है कि मेरे जैसे अगर यहाँ पर और 5 बंदा होता वो उसको भी यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता, हम लोग यहाँ पर जल्दी से रिट्रीट करना होगा। और यहाँ पर कैप्टन फांग बोल रहा होता है कि जल्दी से मुझे फॉलो करो, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। हम फिर कुछ बिल्डिंग का सीन देखते हैं, फिर हमारा सीन फैंग, चूचू और कैप्टन फांग की तरफ जाता है जो एक जगह में सेफ होते हैं। फैंग बोल रहा होता है कि अब यहाँ पर वाइल्ड बोर का साउंड नहीं आ रहा है, लगता है वो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। चूचू कैप्टन से पूछ रही होती है क्या आप ठीक है। बेचारा कैप्टन जो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है वो बोल रहा होता है कि प्रोबेबली मैं यहाँ पर ठीक हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन फांग खड़ा होता है, वो बोल रहा होता है लेकिन हमें यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है, यहाँ पर 20 मिनट आराम करो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। वो एक तरफ इशारा करते हुए बता रहा होता है साउथ वेस्ट की तरफ 30 किलोमीटर आगे हम लोग का बेस मौजूद है, हम लोग को उतना देर चलने के बाद जाना होगा। यहाँ पर कैप्टन बता रहे होते हैं कि हम लोग को रात होने से पहले पहुंचना होगा, लेकिन फैंग के दिमाग में ये चल रहा होता है कि क्या सच में यहाँ पर लिन शुआनियन का ग्रुप अभी तक अपेयर नहीं हुआ है, क्या सच में चूचू इस लाइफ में पूरा तरह से सेफ है। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि नहीं, वो गन शॉट जरूरी वो उन्हीं लोग के द्वारा किया गया होता है, या फिर शायद से मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर फैंग की चीज को एहसास करके बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। और यहाँ पर हमें व्हीकल को देखते हैं, ये असल में लिन शुआनियन का ही होता है। वो यहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर चूचू, फैंग और कैप्टन फांग होते हैं। वो वहाँ से निकलते हुए बोल रहा था कि फाइनली लिटिल ब्रेड हम लोग यहाँ पर मिल गए हैं। यहाँ पर फैंग ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि वाकई में यहाँ पर एक्चुअली में लिन शुआनियन अपेयर हो गया है, ये वही बंदा था जिसने यहाँ पर गन शॉट मारा था और सारे वाइल्ड बोर को यहाँ पर हमारे तरफ अट्रैक्ट किया था। हम देखते हैं चूचू उसे देखने के बाद बोल रही होती कि क्या तुम हमें खोज रहे थे। वो यहाँ पर बोल रही होती कि ब्रदर लगता है कि ये लोग यहाँ पर से डिफेंस लाइन से आए हैं और हमारा मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर फैंग उसे रोक देता है, यानी चूचू को रोक देता है और उसे यहाँ पर नजदीक जाने के लिए नहीं बोल रहा होता है। हम लिन शुआनियन को देखते हैं जो क्रीपी सा लुक बनाते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक रिफ्यूजी टीम जो यहाँ पर पोर्टल को गार्ड करते हुए यूएसएस बीच से इनकाउंटर कर दिया, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पर मारे गए। ये स्टोरी कैसा है? लगता है कि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बोलते हुए यहाँ पर लिन शुआनियन अपने मशीन गन को निकालते हुए वहाँ पर फायर करने लगता है। वो बोल रहा होता है कि लिटिल गर्ल जल्दी से यहाँ से मर जाओ और मेरा सस्पेक्ट यहाँ पर पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी तरह की कैप्टन फांग इसे संभाल लिए। यहाँ पर कैप्टन फांग बोल रहा होता है कि फैंग आखिरकार तुम कहाँ पर जा रहे हो। यहाँ पर फैंग निकल जाता है और यहाँ पर गुस्साते हुए बोल रहा होता है कि क्या ये ऑब्वियसली नहीं है मैं कि उस बास्टर को जान से मारने के लिए जा रहा हूँ। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर लिन शुआनियन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार एक रिफ्यूजी बंदा इतना ज्यादा गट्स के साथ मेरे तरफ कैसे आ सकता है। हम यहाँ पर लिन शुआनियन को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। ये बोलते हुए वो वहाँ पर फैंग की तरफ फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम लोग फैंग को देखते हैं जो बहुत ही आसानी के साथ उसके हर एक गोली से बच रहा होता है। ये देखने के बाद लिन शुआनियन बोल रहा होता है कि क्या आखिरकार इसके स्पीड के साथ क्या गलत है, क्या यहाँ पर चूचू का ब्रदर कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसका पावर यहाँ पर लेवल 4 जिन कॉम्बैक्टर की तरह ही है। यहाँ पर हम उस मेड को देखते हैं जो बोल रही होती है कि लगता है कि हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ गलत है, ये हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन लिन शुआनियन बोल रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी भी हालत में इसे आज मारना है। और हम देखते हैं कि वो गाड़ी में बहुत सारे बम को फिट किया होता है, वो वहाँ पर उसे लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं ये देखने के बाद फैंग भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। वो मेट समझा रही होती कि यंग मास्टर हम बहुत ही नजदीक में हैं, वो रेडियस इतना है कि इसके वजह से हमें भी हार्मफुल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लिन शुआनियन जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है वो बोल रहा होता है कि शांति रहो और मेरे ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करो बस। लेकिन हम देखते हैं फैंग अपने हाथ में अपने विंड पावर को जनरेट करते हुए बोल रहा होता है कि ये बस एक मिसाइल है, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो अपने विंड पावर को वहाँ पर फैलाते हुए बोल रहा होता है कि निकल जाओ। और हम देखते हैं सारे मिसाइल ऊपर जाकर वहाँ पर फूट जाते हैं। ये देखने के बाद तो यहाँ पर लिन शुआनियन और उसके मेड के यहाँ पर आंखें बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन फांग और चूचू भी हैरान होते हैं। कैप्टन फांग बोल रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर फैंग ग्रैंड परफेक्शनिस्ट लेवल का एलिमेंटिस्ट है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर फैंग सेमी एलिमेंटिस्ट है। चूचू भी बोल रही होती है कि ब्रदर मुझे उम्मीद नहीं था कि आप इतना ज्यादा पावरफुल है। हम यहाँ पर कहीं दूर में देखते हैं
बाइशु को, जो अपने बैनोकुलर से ये सब देख रहा होता है, और ये देखने के बाद वो हड़बड़ाते हुए बोल रहा होता है कि क्या यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर खतरे में है। हम देखते हैं यहाँ पर लिन शुआनियन को तो भागने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर भाग सकते हो, और वो अपने विंड एबिलिटी की मदद से कार को अपने तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि क्या एक सेमी एलिमेंटिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यहाँ पर फैंग अपने पावर को बढ़ाते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं कि तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो, अब यहाँ पर मेरे लिए जल्दी से मर जाओ, अब तुम लोग के पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं। और फैंग अपने एलिमेंट्री शॉट को निकाल लेता है। यहाँ पर लिन शुआनियन का मेट बोल रही होती है कि मास्टर यहाँ पर ये कार नहीं चल रहा है, जल्दी से यहाँ पर से जंप करना होगा। हम देखते हैं फैंग अपने शॉट की मदद से उस कार को बीच से काट देता है, जिसकी वजह से लिन शुआनियन बहुत ही दूर जाकर फेंका जाता है। वहाँ पर घायल हालत में बोल रहा होता है कि व्हाट द हेल गोइंग ऑन, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है। यहाँ पर फैंग उसके सामने जा रहा होता है, लेकिन वो बंदा वहाँ पर घबराते हुए बोल रहा था कि प्लीज मेरे नजदीक मत आना, मुझे यहाँ पर ये सब अपने मन से नहीं करना था, ये सब के पीछे रीजन था, प्लीज यहाँ पर मुझे मत मारो। हम देखते हैं फैंग बोल रहा था क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं, क्या मैं अगर ये चीज बोलता तुम मुझे माफ करते लिन शुआनियन। ये सब सुनने के बाद लिन शुआनियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन बंदा वो कुछ कर भी नहीं सकता है। लेकिन वो हैरान भी होता है, वो बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, हम लोग कब मिले थे। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि एकदम हम लोग तुम्हें जानते हैं, तुम मेरा वो दुश्मन हो जो मेरे पिछले लाइफ से ही हो, और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। हम देखते हैं लिन शुआनियन बोल रहा होता है कि क्या पिछला जिंदगी, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें मालूम भी है क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो पूरा तरह से। और ये सब देखने के बाद वहाँ पर लिन शुआनियन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि हे क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं यहाँ पर तू पूरा तरह से मर जाऊं, क्या तुम यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहने वाले हो। हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन फांग जो वहाँ पर खड़ा होता है, वो तुरंत ही चूचू को पकड़ लेता है और उसको हॉस्टेज बनाते हुए फैंग को बोल रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर मूव भी करते हो तो मैं चूचू को जान से मार डालूंगा। लेकिन हम यहाँ पर कैप्टन फांग के चेहरे में थोड़ा सा एजिटेशन देख सकते हैं। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि कैप्टन फांग आप वही बंदे हैं ना जो लिन शुआनियन के द्वारा बाहर में ही अरेंज किए गए थे। ये सब सुनने के बाद कैप्टन फांग बोल रहे होते कि क्या तुम ये सब पहले से जानते थे, लेकिन तुम जानने के बावजूद भी आखिरकार मेरे ग्रुप में ज्वाइन होने का डिसीजन क्यों लिया। लेकिन वो कुछ और बोल पाता उससे पहले ही हम देखते हैं चूचू उसकी उंगली को वहाँ पर मोड़ के तोड़ देती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन जब यहाँ पर कैप्टन फांग को एहसास होता है कि उसका उंगली टूट चुका है, बेचारा वहाँ पर दर्द से चीख उठता है और यहाँ पर चूचू उसे एक बैक किक मारते हुए बहुत ही दूर फेंक देती है। ये सब देखने के बाद लिन शुआनियन का तो गोटे ही मुंह में आ जाते हैं। वो मन में बोल रहा होता है कि क्या सच में यहाँ पर ये लड़की भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं, इसके सामने तो एक लेवल 4 का जिन कॉम्बैक्टर भी चाय कम पानी है, क्या ये भी एक सेमी एलिमेंटिस्ट है। नहीं, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि अब तुम्हें समझ में आया काहे हम तुम्हारे ग्रुप में सब जानने के बाद भी ज्वाइन हुए थे। हम देखते हैं लिन शुआनियन अभी भी सोच रहा था कि आखिरकार ये बंदे कहाँ से आए, ये जरा सा भी नॉर्मल नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर चूचू थोड़ा सा उदास और हेजिटेट करते हुए बोल रही होती है क्यों क्यों आखिरकार हमसे झूठ क्यों बोले आप। मैं यहाँ पर आप के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा किया, मुझे लगा कि आप यहाँ पर मुझे बचाएंगे, लेकिन मुझे ये सब क्यों देखना पड़ा। और चूचू यहाँ पर कैप्टन फांग के ऊपर गन पॉइंट की होती है। यहाँ पर कैप्टन फांग बोल रहे होते हैं कि अच्छा बात है कि तुम यहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, चलो ऐसा बात है तो जल्दी यहाँ पर मुझे मार डालो। लेकिन यहाँ पर चूचू रोते हुए बोल रही होती कि क्यों आखिरकार आप ये सब क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर कैप्टन फांग भी इरिटेट होते हुए बोल रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर पैसों की जरूरत है, वो अभी भी छोटी है, मैं यहाँ पर उसकी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे तरह कोई एलिमेंटिस्ट नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसे के लिए ये सब काम करना पड़ता है, मेरे पास और कोई रास्ते नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर चूचू ये सब सुनने के बाद हेजिटेट कर रही होती है उसके मारने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर कैप्टन फांग को देखते हैं जो चूचू के ऊपर स्वार लेते हुए मारने के लिए तैयार होते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले उसके ऊपर एक हमला होता है, वो हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो बोल रही होती ब्रदर। यहाँ पर फैंग थोड़ा सा सीरियस लुक करते हुए बोल रहा होता है कि चूचू तुम इस तरह नरम दिल नहीं हो सकती हो, ये आउटसाइड वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खराब है, अगर तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करना है तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा क्रूर बनना होगा और तुम्हें हमेशा अपने हथियार को उठाना होगा जो इंसान तुम्हें मारना चाहता है उसके लिए, ताकि तुम यहाँ पर सरवाइव कर सको। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि जैसा कि कहावत है, जो बोते हैं वही काटते हैं, जबकि तुम यहाँ पर हमारे लिए इतना दूर से उपकार करने के लिए आए हो तो आखिरकार हम तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। और अगर आप इतना दूर आने के बाद भी मेरे उपहार को यहाँ पर मना कीजिएगा तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। क्या आप यहाँ पर नहीं मानते हैं मिस्टर लिन शुआनियन, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा ना। अरे यहाँ पर लिन शुआनियन का पहले ही फट चुका था। ये सब देखने के बाद यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि आज तुम मेरे लिए मर जाओ, क्यों ये सही है ना। हम देखते हैं लिन शुआनियन बेचारा रोते हुए बोल रहा होता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर भीख मांगता हूँ, प्लीज यहाँ पर मेरे लाइफ को मत लो। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी यानी बाइशु आ जाता है। वो बोल रहा होता है रुक जाओ, यहाँ पर यंग मास्टर को जरा सा भी हार मत करना। और वो अपने अटैक को ड्रैगन लॉक आउट को अटैक कर देता है जो किसी स्लेश की तरह होता है, जो जमीन में आने के बाद बहुत सारे टहनी में बदल कर जमीन के अंदर से निकल रहे होते हैं जो फैंग को पकड़ने का कोशिश कर रहे होते हैं। फैंग भी उससे मूव करता है, लेकिन कुछ देर यहाँ पर मूव करने के बाद वो वहाँ पर पकड़ा जाता है। और बाइसु यहाँ पर एक अर्थ टाइप एलिमेंटिस्ट है।
हम देखते हैं यहाँ पर बाइशू को देखने के बाद लिन शुआनियन का पूरा हरकत ही चेंज हो जाता है। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि फैंग, लगता है कि तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो, तेरा जिंदगी यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ पर बाइशू एक मिड लेवल के 1 स्टार एलिमेंटिस्ट है, उनके पावर के सामने तुम यहाँ पर टिक नहीं सकते हो, और इनके रहते हुए मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा यहाँ पर क्या उखाड़ सकते हो। फैंग बोल रहा होता है कि क्या सच में ऐसा बात है? तो चलो मैं देखता हूँ कि ये कितना कैपेबल है। यहाँ पर फैंग तुरंत ही उस टेंटिकल को तोड़ देता है और बोल रहा होता है कि अगर ऐसा बात है तो मैं अगर यहाँ पर इसे मार देता हूँ तो क्या तुम यहाँ पर कुछ कर सकते हो? और यहाँ पर अपने टेंटिकल को टूटते हुए देखकर बाइशू का भी हालत खराब हो जाता है, लेकिन वो अपने संभालते हुए कुछ एरो से अटैक कर देता है और वो एरा सीधे यहाँ पर फैंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन फैंग उसे देखने के बाद बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जैसे छोटे अटैक से मेरा जान को ले सकते हो? और वो बहुत ही स्पीडली सब एरो को डॉज कर देता है, क्योंकि उसका बूट कोई आम बूट नहीं होता है, बल्कि वो उसी एलिमेंटिस इक्विपमेंट मार्केट से मिला हुआ बूट्स होता है। और फैंग वहाँ पर स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि चलो मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार रियल पावर क्या होता है। वहाँ पर बहुत ही स्पीड से मूव करने लगता है। बाइशू भी हैरान होते हुए बोल रहा होता है कि वाकई में ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, मैं अपने आंखों से क्लियरली उसका मूवमेंट को भी नहीं देख पा रहा हूँ, क्या सच में इसका ये रियल पावर है? यहाँ पर ये सब देखने के बाद यहाँ पर बाइशू का हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि इसका पावर इतना ज्यादा है कि मुझे यहाँ पर जल्दी ये एक्शन लेना होगा, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले हम फैंग को देखते हैं उसके बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है और वहाँ पर उसको वो महसूस कर पाता उससे पहले हम देखते हैं फैंग उसकी गर्दन को काट देता है। वो बोल रहा होता है कि क्या ये मेरा बॉडी, क्या मैं मर गया? यहाँ पर लिन शुआनियन ये देखने के बाद तो मानो उसका यहाँ पर धरती, अंबर, सागर, पहाड़ सब यहाँ पर फट के आधा हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्या वो बस ऐसे ही मर गया? तुम आखिरकार कौन हो जो कुछ ही दिन में इतना ज्यादा पावरफुल बन चुके हो? और यहाँ पर लिन शुआनियन मन में सोच रहा होता है कि बाइशू एक मिड लेवल 1 स्टार का एलिमेंटिस्ट था और ये बंदा बस उसके एक ही सलेस में यहाँ पर जान से मार दिया। क्या टेरिफाइंग पावर है इसके पास। इसके पावर के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इस तरह का पावर बस 2 स्टार एलिमेंटिस्ट के ही पास हो सकता है। क्या ये बंदा सच में कोई 2 स्टार का एलिमेंटिस्ट है? और ये सब सोचने के बाद लिन शुआनियन का पसीने निकल जाते हैं। वो बोल रहा होता है कि मैंने जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये बंदा बस 17 साल का है, उसके बावजूद भी अगर ये 2 स्टार का है, ये कैसे हो सकता है? मेरा ब्रदर जो पूरा सिटी में वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन है, वो 20 साल में जाकर यानी अपनी 20s में पहुंचकर बस 1 स्टार में पहुंचा है। और ये सब सोचने के बाद वो वहाँ पर घुटने में आ जाता है। वो बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या तुम यहाँ पर मेरे जान को बख्श सकते हो? लेकिन फैंग वहाँ पर बोल रहा होता है कि अब कोई फायदा नहीं, तुम यहाँ पर कुछ भी कर जाओ, मैं तुम्हें अब यहाँ पर मारने वाला हूँ। और वो ये सब देखने के बाद गुस्साते हुए बोल रहा होता है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर हूँ लिन फैमिली का। अगर तुम यहाँ पर मुझे मार देते हो तो यहाँ पर लिन फैमिली तुम्हें पाताल से भी ढूंढ कर मार डालेगा। वो बोल रहा होता है कि मेरे फादर अगर जान जाए तो तुम्हें और तुम्हारी सिस्टर को पूरा तरह से खत्म कर देंगे। यहाँ पर फैंग अपने शॉट को होल्ड करते हुए बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। फैंग वहाँ पर बहुत ही खतरनाक पोज देते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं यहाँ पर लिन फैमिली के एक एक बंदे को चुनकर मारूंगा। वैसे भी मैं यहाँ पर पास्ट लाइफ से रिग्रेस हुआ हूँ और लिन फैमिली, मैं उस फैमिली को जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं जब तक जीऊंगा मैं पूरा तरह से लिन फैमिली को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। हम देखते हैं वहाँ पर फैंग की एक स्लैश की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है और आखिरकार यहाँ पर लिन शुआनियन पूरा तरह से खत्म हो जाता है। फैंग बोल रहा होता है चलो यहाँ पर लिन शुआनियन के मौत के बाद चूचू को यहाँ पर अब खतरा कम है, लेकिन लिन फैमिली को यहाँ पर छोटा फैमिली नहीं है, वो आगे चलकर मेरे और चूचू के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। फैंग बोल रहा होता है कि पहले यहाँ पर मुझे पूरा तरह से सबूत को मिटाना होगा, ताकि अगर वो यहाँ पर शक भी करे तो डायरेक्टली हमारे ऊपर हमला ना कर सके। चूचू भी आते हुए बोल रही होती है कि बिग ब्रदर मेरा भी स्वाड रख दीजिए। फैंग भी बोलता है ओके और पूछ रहा होता है कि क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आया? चलो ये सब खत्म हो चुका है। यहाँ पर चूचू बहुत ही ज्यादा मायूसी वाला मूड लेते हुए बोल रही होती है कि ब्रदर मुझे बस यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पर किसका क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से मेरे जान के पीछे सब लोग यहाँ पर हाथ धोकर पड़ चुके हैं। वहाँ पर फैंग उसे बता देता है कि असल में तुम जिस फोन को ढूंढ पाई थी वो असल में लिन फैमिली से बिलोंग करता है और जो तुम मैसेज वहाँ पर देख ली थी उसके वजह से लिन फैमिली तुमको यहाँ पर मारना चाहता है। यहाँ पर फैंग बता रहा होता है कि हाँ वो मैसेज, चूचू भी हैरान होती है, लेकिन फैंग आगे बताता है कि वो मैसेज लिन फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को खतरा लग रहा था कि अगर वो मैसेज तुम जानती हो तो मे भी उस लोग के लिए ये चीज आगे चलकर डेंजरस हो सकता है और वो लोग जरूरी यहाँ पर कुछ गलत प्लानिंग कर रहे हैं। फैंग वहाँ पर चूचू को फोर्स करने बोलता है। वो बोल रहा होता है कि बस 2 ही दिन बाकी है, यहाँ पर लिन फैमिली वहाँ पर मीट करने वाला है यानी मिलने वाला है उस मिस्टीरियस आदमी से। चूचू तुम अपने दिमाग में जोर लगाओ, याद करो कि आखिरकार वो भेजने वाला कौन आदमी था। पर चूचू बोल रही होती है कि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो किसी झाओ नामी इंसान का मैसेज था
और आगे यहाँ पर चूचू को कुछ याद नहीं आ रहा था। वो बोल रही थी ब्रदर मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हूँ, लेकिन फेंग उसे समझाते हुए बोल रहा था कि कोई बात नहीं, कल कुछ होने वाला है, उसके बाद हमें यहाँ पर सच्चाई के बारे में पूरा तरह से पता चल जाएगा, तुम्हें यहाँ पर फिक्र करने का जरूरत नहीं है। ये सब होने के बाद यहाँ पर चूचू बोल रही होती कि ब्रदर जबकि आपने यहाँ पर लिन शुआनियन को मार लिया तो जल्दी लिन फैमिली इस चीज को यहाँ पर पता लगा लेगा कि आपने ये सब किया है। हम अब अपने घर में नहीं रह सकते हैं, नहीं तो वो लोग हमारे घर में आकर हमें मार सकते हैं। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, हमें पहले यहाँ पर डिफेंस लाइन में जाना है, मैं किसी को जानता हूँ जो अभी हमें मदद कर सकता है। चूचू बोल रही होती है कि सच में ब्रदर, सच में। फेंग भी बोल रहा होता है कि हाँ सच में वो हमारी मदद कर सकती है, वैसे भी वो मुझसे वादा की थी कि जब भी तुम्हें मदद का जरूरत है तो तुम में यहाँ पर मैं मदद कर सकती हूँ। और असल में यहाँ पर फेंग किसी और का नहीं बल्कि लिन यान का बात कर रहा होता है। हम यहाँ पर डिफेंस लाइन S-22 का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो फेंग के साथ पूछताछ कर रही होती है। वो पूछ रही होती है कि तुम लोग के ग्रुप में यहाँ पर फ्यूरियस बीस्ट ने अटैक कर दिया था और तुम लोग वहां से भाग गए। कैप्टन फांग तुम लोगों को बचाने के चक्कर में वो पीछे ही छूट गए। तुम लोग दोनों भाई बहन हो और तुम लोग अपने ग्रुप से सेपरेट हो गए थे, क्या मैंने सही कहा ना? फ्रैंक बोल रहा होता है कि हाँ। फ्रैंक वहाँ पर एक्टिंग मोड में आते हुए बोल रहा होता है कि क्या कैप्टन आए वापस, और बाकी दूसरे बंदे का क्या? जहाँ पर वो लेडी ऑफिसर बता रही होती है कि 6 बंदे वापस आ गए हैं और बाकी अभी भी सर्चिंग में हैं, हम जल्दी उन्हें खोज लेंगे। जहाँ पर वो लेडी ऑफिसर वहाँ पर बैठे हुए वाइस डायरेक्टर से पूछ रही होती है कि क्या यहाँ पर जो रिफ्यूजी के ऊपर फ्यूरियस बीस्ट के हमला हुआ था, हमें इसे कमांडर को रिपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर वाइस डायरेक्टर वैंग बोल रहा होता है कि वैंग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है, तुम लोग अब आराम कर सकते हो, जल्दी हम तुम्हें एक नया जॉब असाइन कर देंगे। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि वाइस डायरेक्टर हमें यहाँ पर कमांडर से कुछ पर्सनली इन्फॉर्म करना है, क्या हम कमांडर से मिल सकते हैं? वाइस कमांडर बोल रहा होता है कि तुम्हें जो भी कुछ बोलना है तुम मुझे बोल सकते हो, मैं यहाँ पर कमांडर को वो बात बता दूंगा। फैंग बोल रहा होता है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कमांडर को ही ये बात बताऊंगा, किसी और को नहीं। ये सुनने के बाद वाइस डायरेक्टर फैंग थोड़ा सा गुस्सा होता है। वो समझा रहा होता है कि फैंग यहाँ पर तुम एक रिफ्यूजी हो, अगर बात किया जाए आर्मी का भी तो डायरेक्टली कमांडर से कोई नहीं मिल सकता है, उनसे मिलने के लिए खास ओहदा होना चाहिए और तुम्हारे पास इतना ओहदा नहीं है कि तुम यहाँ पर कमांडर से डायरेक्टली मिल सकते हो। यहाँ पर फैंग पूछ रहा होता है कि ओ ऐसा बात है क्या, तो बताइए आखिरकार क्या ओहदा होना चाहिए कमांडर से डायरेक्टली मिलने के लिए? यहाँ पर वाइस डायरेक्टर बता रहा होता है, यानी कमांडर बता रहा होता है कि तुम कम से कम आर्मी में एक लेफ्टिनेंट हो या फिर तुम्हारे पास कोई प्रिविलेज सिटीजनशिप कार्ड हो तो तुम यहाँ पर कमांडर से मिल सकते हो। फ्रैंक बोल रहा होता है चलो ऐसा बात है तो ठीक है। वो अपने पैकेट से अपना सिविलियन कार्ड को निकालते हुए बोल रहा होता है, लगता है कि इससे काम बन जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ पर फ्रैंक का प्रिविलेज सिविलियन कार्ड को देखते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग अच्छा से उस कार्ड को देखते हैं और बोल रहे होते हैं ये तो लेवल 4 का प्रिविलेज कार्ड है। यहाँ पर वाइस कमांडर वैंग अपने मन में बोल रहा होता है कि ये लेवल 4 का कार्ड है, इसके प्राप्त करने के लिए बहुत ही हाई क्वालिफिकेशन का जरूरत है। रिच फैमिली के भी बंदे इस कार्ड को गेन करने में बहुत ही ज्यादा वक्त लग जाता है और बहुत ही खास ओहदे इंसान को ही बस ये कार्ड मिलता है, यानी पावरफुल इंसान को। और ये लोग इतना ज्यादा हैरान होते हैं। वो लेडी ऑफिसर मन में सोच रही होती है ये कार्ड होने का मतलब है कि ये बंदा कम से कम 1 स्टार ग्रैंड परफेक्शनिस्ट लेवल का एलिमेंटिस्ट है। यहाँ पर वाइस कमांडर वैंग भी अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार यांग सिटी में इस तरह का रेयर जीनियस कहाँ था, आखिरकार हमें इसके बारे में क्यों नहीं मालूम था। लेकिन कुछ भी हो, ये मैटर इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं है, मैं इसे नॉर्मली हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मुझे कमांडर को जल्दी ही इन्फॉर्म करना होगा। यहाँ पर फैंग पूछ रहा होता है कि क्या अब मैं यहाँ पर कमांडर से मिल सकता हूँ? वहाँ पर वो लोग घबराते हुए बोल रहे होते कि हाँ 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 क्यों नहीं, योर एक्सीलेंसी प्लीज आप हमारे साथ चलिए। हम देखते हैं वो लोग ले जाते हुए एक चैम्बर के पास ले आते हैं जहाँ पर वाइस कमांडर बोल रहे होते हैं कि मैं वाइस कमांडर को रिपोर्ट करता हूँ, यहाँ पर एक 4 लेवल का प्रिविलेज सिविलियन आपसे मिलना चाहता है। वो बोल रहा है कि बहुत ही कुछ अर्जेंट है और आपसे वो जल्दी ही मिलना चाहता है। यहाँ पर हम चूचू और फैंग को देखते हैं जो पीछे खड़े बात कर रहे होते हैं। चूचू बोल रही होती है कि ब्रदर क्या ये वही कमांडर है जिसको हम लोग आउटर जोन में देखे थे, वही ब्यूटीफुल लेडी? यहाँ पर फैंग भी हाँ में सर हिलाता है। फिर हम लोग यहाँ पर लियू यान को देखते हैं जो बोल रही होती है कि तुमने मेंशन किया कि आखिरकार वो किससे मिलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर वो वाइस कमांडर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये यहाँ पर फैंग है और इसका छोटी सिस्टर यहाँ पर चूचू है। लेकिन जैसे ही लियू यान यहाँ पर फैंग को देखती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो वहाँ पर खुशी के मारे बोल रही होती है कि यंग मैन क्या ये तुम हो? यहाँ पर फैंग भी एम्बैरेस होते हुए बोल रहा होता है कि कमांडर लियू हम लोग फिर से मिल गए हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वाइस कमांडर जो अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं?
चलो ये मेरे लिए ही अच्छा है, मुझे यहाँ पर परेशानी नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग लिलियान को देखते हैं जो बोल रही होती है कि हैंडसम मैन, तुम पिछले बार बिना बताए चले गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और वो बोल रही होती है कि वाइस कमांडर जल्दी यहाँ पर टी का इंतजाम करिए। और यहाँ पर लिलियान फ्रैंक को इन्वाइट करती है। वो बोल रही होती है कि चलो बैठ कर और चाय पीते पीते हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फ्रैंक भी वहाँ पर मान जाता है। हम यहाँ पर चूचू को देखते हैं जो बोल रही होती है कि वाव, ये लेडी तो नजदीक से और ज्यादा गॉर्जियस और यहाँ पर खूबसूरत दिख रही है। हम देखते हैं वहाँ पर चाय मिलता है और यहाँ पर लिलियान बता रही होती है कि ओ तुम्हारा नाम यहाँ पर क्वीन फेंग है ना। लास्ट टाइम तुम्हारे एडवाइस की मदद से मुझे यहाँ पर 86% एपिफेनी वाला वाटर एलिमेंटिस्ट इक्विपमेंट मिल गया था, और लास्ट टाइम तुम निकल गए थे तो मुझे यहाँ पर थैंक्स करने का भी मौका नहीं मिला। फेंग यहाँ पर बोल रहा होता है कि कोई कोई बात नहीं। यहाँ पर लिलियान बता रही होती है कि अगर तुम और बार कभी यहाँ पर एलिमेंट्री इक्विपमेंट मार्केट में जाओ तो मुझे जरूर ही बताना। फेंग बोल रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, वो तो बस मेरा उस दिन लक अच्छा था, वैसे भी ये चीज हर बार काम नहीं करता है। हम यहाँ पर चूचू को देखते हैं जिसके दिमाग में अलग ही चीज चल रहा होता है। वो बोल रहा होता है, बोल रही होती है कि क्या ये बंदी यहाँ पर मेरे ब्रदर को डेट के लिए इनवाइट कर रही है। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर आज जो काम के लिए आया हूँ वो कुछ अलग है। यहाँ पर चूचू मन में बोल रही होती कि नहीं, मैं अपने ब्रदर को किसी भी लड़की के पास जाने नहीं दूंगी। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा मदद चाहिए। यहाँ पर लिलियन बता रही होती है, मतलब बोल रही होती है कि बोलो आखिरकार तुम यहाँ पर मुझसे किस तरह का मदद चाहते हो। जब तक कि मैं यहाँ पर मदद कर सकती हूँ मैं पूरा तरह से मदद करूंगी। फेंग बता रहा होता है कि नहीं, ये उतना भी बड़ा मसला नहीं है। और फेंग बोल रहा होता है कि मैं बस यहाँ पर तुम्हारे जगह में एक रात को बिताना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर लिलियन को कुछ गलत ही महसूस हो जाता है, यानी समझ में आ जाता है। यहाँ पर हम वाइस कमांडर को भी देखते हैं जो मन में बोल रहा होता है कि वाकई में ये बंदा पब्लिकली इतना सेमलेस बात बोल सकता है, वो उसे भी हाई रैंक कमांडर ऑफिसर को लगता है कि ये आज यहाँ पर मरने वाला है। यहाँ पर चूचू के भी दिमाग में ऐसा ही कुछ गलत चल रहा होता है। वो बोल रही होती है कि क्या मैं तो बस डेट तक ही थी, मेरा ब्रदर तो यहाँ पर बहुत ही आगे निकल चुका है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर लुइयान जिसका फेक पूरा तरह से लाल हो चुका होता है, वो वहाँ पर बोल रही थी कि क्या तुम सच में मेरे साथ एक रात बिताना चाहते हो। ये देखने का तो वाइस कमांडर भी हैरान होते हुए बोल रहा होता है कि क्या सच में यहाँ पर कमांडर ब्लश कर रही है। ये बात सुनने के बाद ये कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लुइयान बोल रही होती है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम पिछली बार मुझे बिना बताए छोड़कर क्यों चले गए थे। यहाँ पर बैंक बोल रहा होता है कि वो मेरे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ा, पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये ज्यादा लेट नहीं हुआ है ना। हम यहाँ पर लिलियन को देखते जो मुंह फुलाते हुए बोल रही होती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये लेट नहीं हुआ है। लेकिन वो एक अलग ही पोज मारते हुए बोल रही होती कि कोई बात नहीं, लेकिन लिलियन हमेशा अपना प्रोमिस को रखती है, तो तुम्हारा वेलकम है आज मेरे साथ, तुम यहाँ पर नाइट स्पेंड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर फेंग का कोई गलत नियत नहीं होता है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर सबका दिमाग इतना ज्यादा गंदा क्यों है कि सबको यहाँ पर कुछ अलग ही लग रहा होता है। और यहाँ पर वाइस कमांडर जिसका दिमाग तो सबसे ज्यादा गंदा होता है, वो वहाँ पर मुंह को फाड़ते हुए मन में बोल रहा होता है कि क्या सच में कमांडर यहाँ पर एग्री कर चुकी है इस बच्चे के बात को, और वो यहाँ पर आज रात को इसके साथ नाइट स्पेंड करने वाली है। यहाँ पर फैंग बोल रहा होता है कि और हाँ, मेरी सिस्टर भी आज यहीं पर रहने वाली है पूरा रात भर। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मानो लियान को बहुत ही बड़ा वाला सदमा लगता है। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा कि वो हमारे साथ रात को एक साथ रहें। यहाँ पर फेंग बोल रहा होता है कि हाँ, तुम्हारा कमरा तो बहुत ही बड़ा होगा तो इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर लियान बोल रही होती है कि हाँ, मेरा कमरा बड़ा है, लेकिन जब हम लोग डीप कॉन्वर्सेशन में पहुंच जाएंगे तो क्या ये अच्छा रहेगा कि तुम्हारी सिस्टर वहाँ पर मौजूद रहे। फेंग यहाँ पर शौक होते हुए बोल रहा होता है कि डीप कॉन्वर्सेशन, आखिरकार तुम लोग क्या बोल रहे हो। और फेंग यहाँ पर आसपास देखता है जहाँ पर चूचू और वाइस कमांडर का तो हालत ही खराब हो चुका होता है। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और फैंग को यहाँ पर रियलाइज होता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या क्या बोल दिया है और यहाँ पर ये लोगों को क्या समझ में आया है। वो वहाँ पर खड़ा होते हुए बोल रहा होता है कि लगता है तुम लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ा वाला मिस्टेक हो गया है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रात में कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर बस यहाँ पर एक रात को ठहरना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस रात को ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर एक अच्छा और सेफ प्लेस खोजना चाहता था। यहाँ पर लिलियन बोल रही होती कि ओ, यानी तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए इस जगह को ढूंढ रहे थे जहाँ पर तुम आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकते हो। चलो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। और वो खड़ा होते हुए फैंग के लिप में हाथ रखते हुए यानी फिंगर रखते हुए मन में सोच रही होती है कि लगता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा शर्मीला है और पब्लिकली यहाँ पर मुझसे ये सब के बारे में बात नहीं करना चाहता है। कोई बात नहीं, जब हम लोग अकेले रहेंगे तो वो गंदी गंदी बात कर सकते हैं। और यहाँ पर लिलियन के मन में चल रहा होता है कि अगर ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहता है तो इसे कम से कम 10 दिन लग जाएगा अगर ये सुपर जीनियस है, और अगर ये कोई रैंडम आदमी है तो यानी मीडियोकर है तो इसको कम से कम साल भर लग जाएगा। और मेरे पास इनफ समय है कि मैं इसे यहाँ पर सेड्यूस कर सकती हूँ। मेरे चार्म के आगे यहाँ पर अच्छे अच्छे आदमी पिघल चुके हैं तो मैं इसको तो यहाँ पर अपना बनाकर ही रखूंगी। और फैंग के दिमाग में चल रहा होता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर कमांडर को देखने के बाद इतना गंदा वाला वाइब क्यों आ रहा है। क्या सच में ये समझ गई जो मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, या फिर ये बहुत ही ज्यादा कुछ गलत समझ रही है।
यहाँ पर लिलियन एक कार्ड को निकालते हुए बोल रही होती कि वाइस कमांडर यहाँ पर मेरे रूम में ये दोनों को ले जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ और ऑफिशियल काम है तो इसीलिए मैं बाद में मिलती हूँ। और यहाँ पर वाइस कमांडर उन लोगों को लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वाइस कमांडर का हालत बहुत ही ज्यादा गंदा होता है, मानो कि उसके शरीर से रूह निकल के बस वो जिंदा लाश बन के फिर रहे हैं। यहाँ पर उन लोग को जाने के बाद हम यहाँ पर लिलियन को देखते हैं जो किसी शाओयान नामी आदमी को बुलाती है, और ये असल में वही लेडी ऑफिसर होती है। वो वहाँ पर रिपोर्टिंग करती है और लिलियन बता रही होती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर टाउन भेज रही हूँ, तुम जल्दी से जाओ और मेरे बताए हुए कुछ यूनिफॉर्म को जल्दी से प्रिपेयर करो। वो भी बोलती है यस कमांडर, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर लिलियन कुछ ड्रेस के बारे में बताती है। सुनने के बाद वो लेडी ऑफिसर बोल रही होती है कि कमांडर लेकिन वो साइज तो आपको बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, या सच में आप उसे पहनना चाहते हैं? यहाँ पर लिलियन बोल रही होती है कि ठीक है, मैं जितना बोली हूँ वो कर लो, मैं जानती हूँ कि वो मुझे टाइट होगा और उतना टाइट अच्छा रहेगा, मैं अपने बदन को आराम से जितना दिखाना है उतना दिखा सकती हूँ और वो फिर फिजिक्स के लिए एक नंबर रहेगा। यहाँ पर लेडी कमांडर सॉरी यानी लेडी ऑफिसर बोलती है ठीक है कमांडर, मैं समझ गई। और वहाँ पर लिलियन बोल रही होती है कि हाँ साथ में एक मेड का भी ड्रेस खरीद लेना, और हम देख ही सकते हैं कि उसका इमेजिनेशन में क्या चल रहा होता है। हम उस लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो पूछ रहे होती है कि कमांडर आखिरकार आप इतना सारे ड्रेस का करेगी क्या? ये सुनने के बाद यहाँ पर लिलियन बोल रही होती है कि मैंने जितना कहा उतना करो, तुम्हारा आखिरकार हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरे से यहाँ पर सवाल पूछ सको? और यहाँ पर लिलियन को गुस्से में देखकर लेडी ऑफिसर भागते हुए बोल रही होती है कि ठीक है कमांडर, मैं यहाँ पर कर दूंगी, मैं जा रही हूँ, ठीक है। हम देखते हैं उसके जाने के बाद लिलियन वहाँ पर बैठ जाती है और बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मर्द हमेशा वो चीज को पाने का इच्छा रखते हैं जो उसके पास नहीं होता है, इसके लिए मैं उसे वो चीज दूंगी और मैं इसीलिए उस मेट की ड्रेस को पहनूंगी। हम देखते हैं वो लोग रास्ता में होते हैं, यानी फैंग वो लोग रास्ता में होते हैं। फैंग वहाँ पर चीखते हुए बोल रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर मुझे क्यों कोई याद कर रहा है, मुझे बहुत ही बैड फीलिंग आ रहा है। हम यहाँ पर कमांडर और चूचू को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। सच में यहाँ पर फैंग बहुत ही गंदा वाला फंसने वाला है। यही होता है जब तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंस हो और तुम्हारा पूरा ग्रुप बहुत ही बड़ा कमीना है और पूरे कमीने से ही भरा हुआ है, तो तुम कुछ भी अच्छा बात। फिर हम लोग यहाँ पर वाइस कमांडर को देखते हैं जो फैंग और चूचू को कमांडर के कमरे तक पहुंचा देते हैं। वो बोल रहा होता है कि ये कैसा है। यहाँ पर फैंग बोल रहा था कि वाकई में इसका स्पेस बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ये यहाँ पर कमांडर का रूम होने का वर्थ इट है। यहाँ पर चूचू बोल रही थी वाकई में कितना बड़ा है, ये तो हमारे घर से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर वाइस कमांडर बोल रहा होता है जबकि मैंने यहाँ पर अपना काम कर लिया है तब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फैंग बोल रहा होता है कि 1 मिनट रुको, तुमने बोला था कि ये सब होने के बाद मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए कोई दूसरा टास्क असाइन करूंगा, तो उसके बारे में क्या? ये सुनने के बाद यहाँ पर वाइस कमांडर थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोल रहा होता है कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर कमांडर ने एक काम दे दिया है, तो मैं आखिरकार दूसरा काम कैसे दे सकता हूँ? ये सुनने के बाद यहाँ पर फैंग थोड़ा सा घबरा जाता है और बोल रहा होता है कि कौन सा काम? यहाँ पर वाइस कमांडर बोल रहा होता है कि आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा से आराम करना है। अगर आप यहाँ पर अच्छा से आराम करेंगे तो हम लोग मानेंगे कि आप डिफेंस लाइन में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट किए हैं। ये बोलने के बाद यहाँ पर फैंग और वाइस कमांडर सब लोग वहाँ पर पागलों की तरह हंस रहे होते हैं, बोले थे चलो ये अच्छा बात है। यहाँ पर वाइस कमांडर मन में बोल रहा होता है कि तुम्हारा रिलेशन कमांडर के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है तुम्हें टास्क देने के बाद। हालांकि ये सब होने के बाद वाइस कमांडर वहाँ से चले जाता है और फैंग बोल रहा होता है कि चूचू हम लोग यहाँ पर कमांडर के घर में भी सेफ है, वैसे भी डिफेंस लाइन में लिन फैमिली हमें ढूंढ नहीं सकता है। यहाँ पर चूचू फैंग को टीच करते हुए बोल रही होती है कि बिग ब्रदर वाकई में तुम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर के लिए एक इम्पोर्टेंट फिगर बन चुके हो। फैंग भी बोल रहा होता है कि चूचू क्या तुम अपने ब्रदर को इसी तरह टीच करते रहोगी? हालांकि ये सब होने के बाद चूचू थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोल रही होती ब्रदर लेकिन हम लोग यहाँ पर हमेशा चुप नहीं सकते हैं, क्या मैंने सही कहा ना? फैंग बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं बस एक बार ब्रेक थ्रू करके एलिमेंटिस्ट बन जाऊं, उसके बाद मैं अपने प्रिविलेज सिटीजन को और ज्यादा अपग्रेड कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पर लिन फैमिली का इतना औकात नहीं होगा कि मेरे ऊपर और यानी हमारे ऊपर वो हाथ उठा सके, और उसके बाद हम लोग उसके प्रति यानी लिन फैमिली के प्रति यहाँ पर सबूत इकट्ठा करके उन लोगों को अच्छा से सबक सिखाएंगे। वैसे भी ये बस हमारे लिए एक टेम्पररी हाइड आउट है जहाँ पर हम लोग चुकेंगे। चूचू भी बोल रही होती कि ग्रेट ब्रदर ऐसा बात है तो चलिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फैंग भी यहाँ पर सीरियस होते हुए बोल रहा होता है इन फ्यूचर हम लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इतना ज्यादा कि हम लोग लिन फैमिली को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे और उस प्रॉब्लम को पूरा तरह से खत्म कर देंगे। और ये सुनने के बाद चूचू भी बोल रही होती कि हाँ बिग ब्रदर मैं भी पूरा मेहनत करूंगी और अपने कॉम्पैक्ट पावर को बढ़ाऊंगी ताकि मैं भी आपको यहाँ पर मदद कर सकूं। उसके बाद बोल रही थी चूचू कि बिग ब्रदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं 3D कॉम्पैक्टर कैप्सूल होता है जिसके अंदर वर्चुअल फाइट होता है। यहाँ पर चूचू बोल रही थी वाकई में कमांडर लिन यान वो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसके पास अपना पर्सनल 3D सिमुलेटर है
फैंग बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें ये इतना ही पसंद है तो जाकर तुम इसमें खेल सकती हो और इसे ट्राई कर सकती हो। कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे लिए एक कैप्सूल खरीद दूंगा। यहाँ पर चूचू भी जाते हुए बोल रही होती है, थैंक्स ब्रदर, मैं चलिए यहाँ पर जाकर कुछ ट्राई करती हूँ। और उसके जाने के बाद फैंग अपने मन में बोल रहा होता है कि चूचू यहाँ पर धीरे धीरे फाइट करना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। चलो अगर वो इसी तरह मेहनत करते रही तो मुझे उसके लिए ज्यादा फिक्र करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप को आसानी के साथ प्रोटेक्ट कर सकती है। अब फैंग यहाँ पर खिड़की के बाहर देखते हुए बोल रहा होता है कि यहाँ पर लिन सुयानियन का मौत ज्यादा समय के लिए यहाँ पर चुप के नहीं रहने वाला है। लिन फैमिली जल्दी ही इसके बारे में पता लगा लेगा और वो लोग यहाँ पर चूचू को ट्रैक करेंगे। लिन फैमिली बहुत ही ज्यादा बड़ा है और वो हो सकता है हम लोग के लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो मुझे जल्दी से जल्दी पावरफुल बनना होगा और उनसे भी ज्यादा कनेक्शन बनाना होगा ताकि मैं उसे यहाँ पर अच्छा से मजा चखा सकूं। फैंग जाते हुए बोल रहा होता है मुझे यहाँ पर जितना जल्दी हो सके ब्रेक थ्रू करके एक एलिमेंटिस्ट बनना होगा, तभी जाकर मैं आगे का स्टेप ले सकता हूँ। हम यहाँ पर नेक्स्ट सीन में लिन युआन को देखते हैं जो फैंग का ही रिपोर्ट देख रही होती है, जहाँ पर उसका अभी भी रिपोर्ट में रिफ्यूजी ही लिखा होता है। कैप्टन लिन युआन बोल रही होती है कि लगता है अभी तक इनका आईडी अपडेट नहीं हुआ है, लगता है रिफ्यूजी डिपार्टमेंट का अभी भी काम बहुत ही ज्यादा कन इफिशियंसी के साथ हो रहा है, उन लोगों को काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा धीरे है। लेकिन यहाँ पर कमांडर लियोन थोड़ा सा सीरियस होते हुए बोल रही होती है कि नहीं, ये बंदा यहाँ पर 4th लेवल का प्रिविलेज अथॉरिटी रखता है और ये यहाँ पर कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। इसका पावर अभी कम से कम ग्रैंड परफेक्शनिस्ट लेवल तक हो सकता है, वो भी इतना यंग एज में। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? इसका मतलब इसका एलिमेंटिस्ट टैलेंट कम से कम जीनियस रैंक का होगा। वाकई में अगर ऐसा हो तो ये तो बहुत ही हिडन इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर फैंग के बारे में किसी को भी मालूम नहीं हो सकता है। और यहाँ पर लिन युआन बता रही होती है कि अगर कंपेयर किया जाए जीनियस रैंक का तो बस यान सिटी में एक ही बंदा है, यानी वो सिटी लॉर्ड जो जीनियस रैंक में है और उसके मदद से ही यान सिटी अभी एक प्रोमिसिंग सिटी है जहाँ पर इंसान आराम से रह सकते हैं। और वो अपने एज में साउथ अलायंस का एक बहुत ही प्रोमिसिंग टैलेंट था। अगर बात किया जाए फैंग भी एक जीनियस टैलेंट है तो यांग सिटी में और एक हिडन पोटेंशियल टैलेंट वाला बंदा आ गया है जो यांग सिटी को और ज्यादा ऊपर ले जा सकता है। क्या मैंने ये सब सही सोचा? और ये सब सोचते हुए यहाँ पर कैप्टन बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है। वो बोल रही होती है वो बस जीनियस ही नहीं है बल्कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है और वो मेरे साइड है, वो तो सच में मेरा ही टाइप का है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कमांडर को एक मैसेज आता है कि सिटी लॉर्ड ने वीडियो कॉलिंग किया है आपको, तो मैं जल्दी ही आपको वो कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं कमांडर ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। वो बोल रही होती है मैंने जिसका नाम लिया और डेविल यहाँ पर हाजिर है, और वो बोलती है ठीक है जल्दी से कॉल ट्रांसफर करो। हम देखते हैं सिटी लॉर्ड वीडियो कॉलिंग में आते हुए बोल रहा होता है कि कमांडर लियो बहुत ही समय हो गया, कैसा चल रहा है सब यहाँ पर डिफेंस लाइन में, क्या सब सही है? यहाँ पर कमांडर लियो बोल रही होती है कि फालतू बकवास ना करते हुए यहाँ पर स्ट्रेट पॉइंट में आइए कि आखिरकार आपको अभी क्या चाहिए और आप यहाँ पर क्या बात करना चाहते हैं मुझसे। हम यहाँ पर देखते हैं सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है कि एल्डर लियो आपके बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि आखिरकार डिफेंस लाइन से आप कब आने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर पूछने के लिए कॉल किया है। ये सुनने के बाद यहाँ पर कमांडर लियो गुस्साते हुए बोल रही होती है कि उसको यहाँ पर रिव्यूज कर देना चाहिए था, आपको यहाँ पर उसके बात को एक्सेप्ट क्यों करना है। यहाँ पर सिटी लॉर्ड थोड़ा सा परेशान होते हुए बोल रहा होता है कि मिस लियो तुम्हें यहाँ पर समझने का जरूरत है, एल्डर लियो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं यहाँ पर रिफ्यूज कर सकता हूँ, वो इमीडिएटली एक मेरा सुपरियर है, वो शायद साउथ अलायंस का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है, मैं उसको कैसे ऐसे रिफ्यूज कर सकता हूँ। और हमें यहाँ से मालूम चलता है कि कमांडर लियो भी कोई ऐसा वैसा बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती है, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड भी उससे इतना ज्यादा इज्जत से बात कर रहा है तो समझ लियो को उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर कमांडर लियो बोल रही होती है कि ऐसा बात है तो उन्हें साफ साफ बता दीजिए कि अभी और ज्यादा समय लगने वाला है, मैं यहाँ पर अपना प्रैक्टिस को कर रही हूँ और मुझे टाइम लगेगा रिटर्न आने के लिए। यहाँ पर सिटी लॉर्ड बोल रहा होता है कि एल्डर लियो ने बोला कि अगर तुम जल्दी से नहीं आओगी तो वो जरूरी किसी को तुम्हारे पास भेजेगा तुम्हें वापस ले आने के लिए, ठीक है ना? ये सुनने के बाद कमांडर लियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कॉल काटते हुए बोल रही होती ठीक है मैं समझ गई, वो ऑल इन बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, मैं जितना जल्दी हो सके वहां पर आने का कोशिश करूंगी। और यहाँ पर कमांडर लियो अपने दांत को पीसते हुए बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि वो ओल्ड मैन फिर से मुझे यहाँ पर फोर्स करेगा किसी ब्लाइंड डेट में जाने के लिए, अगर मैं उसकी बात को नहीं मानती हूँ तो भी मसला है, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी भी सेकंड जनरेशन के जीनियस के साथ यहाँ पर ब्लाइंड डेट में नहीं जाना है। और यहाँ पर कैप्टन लियो हमें बताती है कि यही मसला है कि वो अपने हेडक्वार्टर को छोड़कर निकल आई और इतने छोटे के विलेज से एक डिफेंस लाइन का कमांडर बन चुकी है, वो यहाँ पर उस तरह का डेट नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो अपने हेडक्वार्टर से भाग चुकी है। और यहाँ पर कैप्टन लियो थोड़ा सा परेशान होते हुए बोल रही होती है कि लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकती हूँ, अगर वो ऑलमैन इम्पेशेंट हो गया तो मेरे अलाउंसेस को काट देगा।
और गुस्सा होते हुए बोल रही होती है, आखिरकार मैं अपने इक्विपमेंट और हर्ब्स को कैसे खरीद सकती हूँ एलिमेंटिस्ट होने के बावजूद। मैं आखिरकार इतना सारा पैसा कहाँ से अर्न करूंगी अगर वो मेरे अलाउंसेस को काट देगा तो। डिफेंस लाइन के कमांडर का सैलरी वो बहुत ही ज्यादा कम है, मैं उससे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और ये सब होने के बाद हम देखते हैं वही लेडी ऑफिसर यहाँ पर लियू के पास आ जाती है। वो यहाँ पर सारे कपड़े को ले आई होती है और बोल रही होती है कि मिशन सक्सेसफुल, आपने जो मिशन बोला था मैंने वो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर लियू पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम्हें इतना समय क्यों लगा। वो लेडी ऑफिसर बता रही होती है कि आपने जिस फिजिक्स और फिटिंग के बारे में बताया था वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था खोजने के लिए, मुझे यहाँ पर बहुत सारे शॉप में जाना पड़ा तब जाके मुझे ये कपड़ा मिला है। यहाँ पर लियू बोल रही होती है ठीक है, जबकि तुमने यहाँ पर इतना मेहनत कर लिया है तो अब तुम जाकर अपने काम को कर सकती हो। और यहाँ पर लियू उस कपड़े को देखते हुए बोल रही होती है कि अब मुझे पहनने के बाद, मतलब इस कपड़े को पहनने के बाद फैंग को अपने जादू में बस गिराना है। तो वाकई में मेरे फादर को अगर पता चलेगा कि उसकी बेटी ने यहाँ पर एक जीनियस रैंक के टैलेंट को फंसा चुकी है तो वो लोग यहाँ पर खुश हो जाएंगे और मुझे यहाँ पर ब्लाइंड डेट में जाने के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे। और मेरे फादर को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा कि जीनियस रैंक का सन इन लो, मैं उन्हें किसी भी तरह करके ये तोहफा मैं दूंगी। ये बोलते हुए यहाँ पर लियू के मुंह में एक क्रीपी सा लुक होता है और वो बोल रही होती है कि चलो ऐसा बात है तो मैं इस रात को यहाँ पर इस जीनियस के लिए कुर्बान कर रही हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट इन वर्चुअल कॉम्बैक्ट एरिना का देखते हैं डिफेंस लाइन में ही, जहाँ पर बहुत सारे जिन कॉम्बैक्टर रहते हैं और बोल रहे होते हैं कि उधर देखो उस यंग बच्ची को। वहाँ पर वो लोग बोल रहे होते कि क्या ये रियल में है। वहाँ पर हम चूचू को देखते हैं जो अकेले ही 3 ऑफिसर से लड़ रही होती है, यानी जिम कॉम्बैक्टर से। वो लोग बोल रहे होते कि क्या सच में वो 1 वर्सेस 3 कर रही है। हम यहाँ पर देखते हैं ये सब देखने के बाद जितने भी जिन कॉम्बैक्टर ऑफिसर होते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। हम यहाँ पर चूचू को देखते हैं जो अभी भी फाइट कर रही होती है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये बस यहाँ पर हाफ एन आवर से फाइट कर रही है, लेकिन वाकई में इसका यहाँ पर फाइटिंग पावर इंप्रूव ही होते जा रहा है, ये तो इनक्रेडिबल है। और यहाँ पर चूचू एक बड़ा सा पत्थर लेते हुए उन तीनों ऑफिसर के ऊपर हमला कर देती है और एक एक करके उन लोगों को खत्म कर देती है। बाहर में सब लोग पागल हो जाते हैं फाइट देखने के बाद। वो लोग बोल रहे थे वाकई में ये लड़की तो यहाँ पर मुझे पागल बना देगी, ये तो अमेजिंग है। हम वहाँ पर पीछे में एक और ऑफिसर को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि वाकई में ये तो बॉर्न एक जीनियस टैलेंट है। और वो मन में बोल रहा होता है कि मुझे किसी भी तरह करके इस लड़की को अपने तरफ करना होगा। हम उन्हीं 3 जिन कॉम्बैक्टर को देखते हैं जो चूचू के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो लोग हार चुके होते हैं। चूचू यहाँ पर जीत चुकी होती है और एक अच्छा सा पोज मार रही होती है। बाहर में आदमी बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये छोटी लड़की कहाँ से आई है, इसका फाइटिंग स्टाइल और इसका पावर इम्प्रेसिव है, यहाँ तक कि ड्यूटी कमांडर भी उसे अपने अंडर लेना चाहते हैं। हम उसी बंदे को देखते हैं जो चूचू के बारे में बात कर रहा होता है, यही असल में यहाँ पर ड्यूटी कमांडर है। वो अपने आदमियों से बोल रहा होता है पता करो कि आखिरकार ये लड़की कौन सा ग्रुप से आती है और उसे जल्दी से हमारे अंडर में ले आओ, वो अब से मेरी अंडर में रहेगी। यहाँ पर हम उसके आदमी को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि ड्यूटी कमांडर हमारे पास उसका कोई भी डिटेल नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा यंग है तो इसका डिटेल मिलना भी मुश्किल है। हम देखते हैं उसका डिटेल यहाँ पर ढूंढा जा रहा होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि इसका डिटेल यहाँ पर नहीं है, शायद से ये हमारे डिफेंस लाइन से बिलोंग नहीं करती या फिर हो सकता है कि यहाँ पर कोई रिफ्यूजी है जो बस डिफेंस लाइन में वर्क करने के लिए आई है। यहाँ पर ड्यूटी कमांडर ये सुनने के बाद कि ये यहाँ पर हमारे डिफेंस लाइन से नहीं है वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन वो बोल रहा होता है कि जल्दी से पता करो कि आखिरकार वो कौन सा 3D सिमुलेटर को यूज कर रही है और उसके लोकेशन को फाइंड करो ताकि मैं उससे मिल सकूं और अब से मैं उसका टेक केयर करूंगा, यानी मैं उसे किसी भी हालत में अपने अंडर लेकर आऊंगा। ये सब होने के बाद फिर हमारा सीन चूचू की तरफ जाता है जो अभी भी 3D सिमुलेटर के अंदर होती है और बोल रही होती है कि कोई भी और मुझसे फाइट करना चाहता है तो जल्दी से आ जाओ, मैं अभी तक यहाँ पर नहीं थकी हूँ, ना ही मेरा यहाँ पर अच्छा से मूड बना है। बाहर में बंदे बोल रहे होते कि वाकई में मेरी गॉडेस अभी भी फाइट करना चाहती है, इतना फाइट करने के बाद भी उसे यहाँ पर जरा सा भी थकावट महसूस नहीं हो रहा है। वाकई में मेरी गॉडेस इतने यंग एज में होने के बावजूद भी इसका फिजिक्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी हम चूचू के पीछे देखते हैं एक बंदा जो यहाँ पर चूचू को चैलेंज करने के लिए आ जाता है, लेकिन चूचू जब उसे देखती है वो बोल रही होती कि ये तुम स्कार फेस वाले आदमी, तुम तो पहले ही मुझसे फाइट कर चुके हो और एक बार हार चुके हो, तुम आखिरकार फिर से मुझसे रीमैच करने के लिए क्यों आए हो। और चूचू वहाँ पर उसे चिढ़ाते हुए बोल रही होती है कि जाओ जाओ, मैं एक बार हराए हुए बंदे से नहीं लड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनने के बाद वो बंदा को बहुत ही ज्यादा जलाऊ महसूस होता है। वो वहाँ पर गुस्साते हुए बोल रहा होता है कि नहीं, आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर लूजर कैसे कह सकती हो, उस बार मैं बस थोड़ा सा अपना गार्ड डाउन कर दिया था, मैं यहाँ पर फिर से तुमसे रीमैच करूंगा। मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ स्किल है, लेकिन क्या हम लोग फिर से रीमैच नहीं कर सकते हैं, वो भी कोई दूसरे मोड में। और यहाँ पर वो स्कार वाला बंदा अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं इस छोटी सी लड़की से एक बार हार चुका हूँ और मेरा इज्जत बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, मुझे यहाँ पर फिर से अपना दबदबा बनाने के लिए इसे हराना ही होगा। चूचू यहाँ पर बोल रही होती है कि क्या डिफरेंट मोड में, चलो ऐसा बात है तो तुम ही मोड चूज करो। वहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है कि चलो अच्छा बात है, और वो उसके फेस में एक बहुत ही गंदा वाला स्माइल होता है
वो बोल रहा होता है कि चलो ऐसा बात है तो हम लोग यहाँ पर रियल कॉम्बैट करेंगे, हिम्मत है तो बाहर चलो और मेरे से रियल कॉम्बैट करो। ये सुनने के बाद बाहर वाले जितने भी ऑडियंस होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि स्कार वाला बंदा पूरा तरह से पागल हो गया है क्या। वो लड़की बस यहाँ पर 13 या 14 साल की है। मैं मानता हूँ कि वो यहाँ पर मार्शल आर्ट प्रोडिजी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदे के पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो ऑलरेडी यहाँ पर 4 लेवल का जिन कॉम्बैक्टर है, आखिरकार वो ऐसे क्यों कर रहा है। और आउटसाइड कॉम्बैक्ट में यहाँ पर फिजिक्स लिमिट नहीं लगाता है, लेकिन कोई भी अपना फुल पावर को भी यूज कर सकता है। यहाँ पर वो स्कार वाला बंदा बोल रहा होता है कि हे लड़की, क्या तुम यहाँ पर डर चुकी हो? तुम बाहर में अगर रियल कॉम्बैट नहीं करना चाहती हो तो तुम यहाँ पर शांति से हार मान सकती हो। यहाँ पर चूचू बोल रही होती कि क्या मैं डर गई हूँ? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि अगर हम लोग बाहर में रियल कॉम्बैट करेंगे तो तुम बस हारोगे ही नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ पर कितना दर्द होगा वो सोचकर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पर वो स्कार वाले बंदे को एक अलग ही सदमा लगता है। वो बोल रहा होता है कि क्या, आखिरकार तुम क्या बोल रही हो? फिर वो अपने उंगलियों को चटकाते हुए बोल रहा होता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा गट्स है। अगर तुम इस तरह बात कर सकती हो तो चलो हम लोग फाइट करते हैं। यहाँ पर चूचू भी इस चीज के लिए रेडी हो जाती है, यानी रियल कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाती है। और यहाँ पर चूचू को रियली में रेडी होते हुए देखकर बाहर में ऑडियंस बोल रहे होते कि क्या वो छोटी लड़की सही में रेडी हो गई है। हालांकि उसके पास यहाँ पर बहुत ही अच्छा फाइटिंग एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी वो अगर रियल कॉम्बैट करेगी तो उसका यहाँ पर डिसएडवांटेज रहेगा। हम यहाँ पर ड्यूटी कमांडर को देखते हैं जिसका भी फेस बहुत ही गंदा बन जाता है। वो मन में बोल रहा होता है कि स्कार वाला फेस बंदा बहुत ही ज्यादा कमीना है। आखिरकार वो अपने से छोटी लड़की को अपने रियल कॉम्बैट में कैसे यहाँ पर इनवाइट कर सकता है। हम देखते हैं कि 3D सिमुलेटर में वहाँ पर मोड को चेंज कर दिया जाता है, यानी अब जब फाइट होगा अपोनेंट को यहाँ पर दर्द का भी एहसास होगा। वहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है कि छोटी लड़की, यहाँ पर तुम मेरे पहले अटैक करो, वरना ये लड़की तो वाकई में हद से भी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिर में ये लड़की है कौन जो यहाँ पर वाकई में लेवल 4 कॉम्बैक्टर यूजर को भी बस एक ही अटैक में हरा दिया है। यहाँ पर हम ड्यूटी कमांडर को भी देखते हैं जो ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और बाकी बंदे बोल रहे होते हैं कि फाइटिंग और टेक्निक दोनों में ही इसका स्कोर बोर्ड में नाम आ चुका है। ड्यूटी कमांडर बोल रहा होता है कि S22 डिफेंस लाइन में वाकई में एक प्रोटेजी आ चुकी है। ये लोली तो बहुत ही ज्यादा जीनियस है। और यहाँ पर ड्यूटी कमांडर के मन में चल रहा होता है कि अगर इस लड़की को यानी चूचू को एक बार मैं अपने साइड कर लूं तो यहाँ पर मेरा डिफेंस लाइन में फ्यूचर लिमिट लेस रह जाएगा। बात किया जाए यहाँ पर लियो यान का जो अभी कमांडर है उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो हमेशा कमांडर के पोस्ट में नहीं रहेगी। लेकिन जब वो एक बार कमांडर से हट जाएगी तो मैं यहाँ पर इस लॉली की मदद से कमांडर के पोस्ट को अपने तरफ कर सकता हूँ। यहाँ तक कि ड्यूटी कमांडर ये भी सोच रहा होता है कि मैं एक बार बस कमांडर बन जाऊं, उसके बाद ये लोली पक्का ही मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर शादी कर लेंगे और घर बसा लेंगे। और वाकई में मेरा और इसका पावर मिलाकर हम लोग दोनों एक बहुत ही लिमिटलेस लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन बेचारा ड्यूटी कमांडर, इसको अभी बहुत ही बड़ा वाला सदमा लगने वाला है। और वो अभी भी अपने ख्याली दुनिया में सोच रहा होता है कि कमांडर तो बहुत ही ज्यादा छोटा पोस्ट है, अगर मैं इसके साथ हो जाऊं यानी वो लड़की मेरे साथ हो जाई तो मैं तो यहाँ पर कमांडर से भी बहुत ही ऊपर रैंक में पहुंच सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ड्यूटी कमांडर का एक बंदा दौड़ते हुए आता है और बोल रहा होता है कि कमांडर, हमने उस लोकेशन को ढूंढ लिया जहाँ पर से ये छोटी लड़की 3D सिमुलेटर को यूज कर रहे हैं। और ड्यूटी कमांडर ये सुनने के बाद खुश होते हुए बोल रहा होता है कि जल्दी जल्दी बताओ कि आखिरकार वो कहाँ पर है। लेकिन वो बंदा बता रहा होता है कि वो जिस 3D सिमुलेटर को यूज कर रही है वो असल में कमांडर का पर्सनल 3D सिमुलेटर है। ये सुनने के बाद तो ड्यूटी कमांडर को यहाँ पर बहुत ही लंबा वाला शौक लगता है। वो बोल रहा होता है कि क्या, ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता है। और वाकई में यहाँ पर ड्यूटी कमांडर को बहुत ही गंदा वाला सदमा लगा होता है। फिर हमारा सीन यहाँ पर लियू यान के रूम में आ जाता है और वहाँ पर लियू यान उसी कपड़े को पहनकर आ जाती है, यानी छोटे छोटे कपड़े को पहन के आ जाती है और बोल रही होती है कि हाय हैंडसम, कहाँ पर हो? बिग सिस्टर आ चुकी है। लेकिन वो आसपास देखती है कि यहाँ पर फैंग नहीं होता है। वो घर में ढूंढने लगती है। वो बोल रही होती है कहाँ है, लेकिन उसका रूम यानी जो ट्रेनिंग रूम होता है उसके पर नजर चले जाता है। वो बोल रही होती है कि क्या वो ऑलरेडी ट्रेनिंग करने के लिए चले गया? उसने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रही हूँ क्या? उसके पास कोई भी इसका एक्सक्यूज नहीं है। और तभी यहाँ पर लियू यान का नजर 3D कंप्यूटर की तरफ चले जाता है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार इसे कौन रन कर रहा है। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो ड्यूटी कमांडर उसे फोन करता है। यहाँ पर लियोन फोन उठाते हुए बोल रही होती है कि ड्यूटी कमांडर क्या हो गया। और यहाँ पर ड्यूटी कमांडर सीधा पॉइंट में आते हुए बोल रहा होता है कि कमांडर, आखिरकार आपको वो छोटी सी जीनियस कहाँ से मिल गई? यहाँ पर उस बात को यहाँ पर लियोन नहीं समझ पाती और बोल रही होती कि आखिरकार क्या बोल रहे हो तुम? और ड्यूटी कमांडर बोल रहा होता कि क्या तुम्हें अभी तक नहीं मालूम है उसके बारे में? और वो पूरे बात को बता देता है कि किस तरह यहाँ पर चूचू पूरा तरह से 3D सिमुलेटर में भौकाल मचा चुकी है, सबको यहाँ पर पछाड़ चुकी है। और ये सब जानने के बाद यहाँ पर लियोन का भी होश उड़ जाता है। वो बोल रही होती है कि क्या सच में यहाँ पर चूचू 3D सिमुलेटर को यूज कर रही है? वो बस एक छोटी सी नॉर्मल सी लड़की नहीं है, बल्कि वो वाकई में फाइट भी कर सकती है।
और यहाँ पर ड्यूटी कमांडर कोशिश करता है ली युआन से उस चीज के बारे में बात करने का, यानी चूचू को अपने तरफ करने का। वो बोल रहा होता है कि आपका टीम ऑलरेडी यहाँ पर फुल है, क्या वो यंग लड़की मेरे टीम में शामिल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ली युआन साफ साफ इनकार कर देती है और उसे धमकी भी देती है, यानी थ्रेटन भी करती है कि आखिरकार तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हो गया कि तुम मेरे आदमी के ऊपर नजर रख सको। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर ड्यूटी कमांडर होते हुए बोल रहा होता है कि मैं जानता था कि तुम इसी तरह ना बोल दोगी। वैसे भी वो लड़की बस यहाँ पर ताकतवर की नहीं है, उसका यहाँ पर पावर चार्टर में भी आ चुका है। वो लड़की का पावर कम से कम अर्लियर स्टेज 1 स्टार जिन कॉम्पैक्टर इतना होगा, सॉरी एलिमेंटिस्ट यूजर इतना होगा। और वैसे भी आप उस जैसे बंदे को मुझे क्यों दोगी जो इतना यंग एज में अर्लियर स्टेज 1 स्टार एलिमेंटिस्ट इतना पावरफुल है। लेकिन हम यहाँ पर ली युआन को देखते हैं जिसको ये सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। वो एक अजीब सा शक्ल बनाते हुए बोल रही होती है कि डैम इट, क्या सच में वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। और ये चीज यहाँ पर ड्यूटी कमांडर भी सुन लेता है। वो बोल रहा होता है कि हे कमांडर, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं पता था? ये सुनने के बाद ली युआन थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोल रही होती है कि ऑफ कोर्स मुझे ये सब पता था। ठीक है अभी मैं यहाँ पर रखती हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। और यहाँ पर ली युआन उस जिन कॉम्पैक्टर के अंदर देखते हुए बोल रही होती है कि मैं बस सोच रही थी लिन फेंगी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जीनियस है, लेकिन बात किया जाए उसकी सिस्टर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना वो, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी हूँ। और वो बोल रही होती कि खैर छोड़ो, जबकि यहाँ पर फेंग नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। चूचू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तो मैं उसे यहाँ पर अकम्प्लिश करते हुए यहाँ पर कुछ फन को कर सकती हूँ। फिर हम थोड़ा देर बाद देखते हैं चूचू 3D सिमुलेटर से निकल जाती है, जहाँ पर ली युआन उससे कुछ बोलती है जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। चूचू बोल रही होती है कि सचमुच सीनियर सिस्टर, ये 3D सिमुलेटर मेरे लिए है, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? ली युआन बोल रही होती है कि नहीं, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रही हूँ, वैसे भी मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहती थी और ये 3D सिमुलेटर तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जहाँ पर चूचू बोल रही होती है लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, आखिरकार मैं इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर ली युआन बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास 2 है तो एक तुम यूज कर सकती हो, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। हालांकि यहाँ पर ली युआन चूचू के करीब आते हुए पूछ रहे होते, वैसे बताओ क्या तुम सच में 4 लेवल जिन कॉम्पैक्टर हो? खैर इस बात को छोड़ो, तुम्हारा कॉम्पैक्ट पावर यहाँ पर कितना है? यहाँ पर चूचू थोड़ा सा हिचकिचाते हुए 199 बोल देती है। वो हिचकिचा इसलिए रही होती है क्योंकि फेंग ने उसे अपने पावर को रिवील करने के लिए मना किया होता है। और इतना यानी 199 पावर को सुनकर ली युआन बोल रही होती है वाकई में ये तो बहुत ही ज्यादा है। और वो मन में सोच रही होती है कि ये लड़की यहाँ पर क्वीन फेंग की सिस्टर होने की वर्थ इट है। यहाँ पर ली युआन बोल रही होती है कि लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा समय से इस जिन कॉम्पैक्टर को नहीं यूज कर रही हो। चूचू भी बोल रही होती है कि हाँ, मैं इसे ज्यादा समय से यूज नहीं कर रही हूँ। ली युआन बोल रही होती है कि तुम तब यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क के बारे में नहीं जानती थी, है ना? यहाँ पर चूचू भी बताती है कि हाँ, मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर ली युआन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पर चूचू को बहुत ही मक्खन लगाने लगती है कि चलो हम लोग ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क में चलते हैं और वहाँ पर कुछ फन करते हैं। चूचू भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोल रही होती है कि ठीक है सीनियर सिस्टर, क्या हम लोग वहाँ पर फाइट करने वाले हैं? वहाँ पर ली युआन बता रही होती कि जबकि तुम यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रही हो तो हाँ सही बोली, वो यहाँ पर ग्लोबल लेवल का एक नेटवर्क है जहाँ पर सब इंसान आते हैं और यहाँ पर फाइट करते हैं। जबकि तुम्हारा कोई भी हिस्ट्री रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा इजी वे है यहाँ पर पैसे बनाने का। और वाकई में यहाँ पर ली युआन के अंदर बहुत ही ज्यादा पैसे की हवस भरा हुआ है। यहाँ पर ली युआन बता रही होती कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्लेटफॉर्म दूंगी और बताऊंगी कि फाइट किस तरह करना है, और यहाँ पर हम लोग आराम से बिलियन भी कमा सकते हैं और हम लोग बाद में 50-50 बांट लेंगे। वाकई में यहाँ पर ली युआन एक बच्ची को लूटने में तुल चुकी है। यहाँ पर चूचू जो इतना ज्यादा नादान होती है वो बोल रही होती है कि वाकई में हम लोग बिलियन वहाँ पर कमा सकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और वहाँ पर ली युआन बता रही होती है कि चलो अब हमें वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी वहाँ पर चलना चाहिए। और चूचू भी बोल रही होती है कि ग्लोबल नेटवर्क कॉम्पैक्ट में जल्दी ही आ रही हूँ। फिर हमें यहाँ पर ग्लोबल नेटवर्क का इंफॉर्मेशन चेंजिंग प्लाजा को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंसान को देखते हैं। यहाँ पर चूचू भी बोल रही होती है कि सीनियर सिस्टर, यहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं, आखिरकार हम लोग किस तरह यहाँ पर फाइट करने वाले हैं? यहाँ पर ली युआन बता रही होती है कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर फाइटिंग रिक्वेस्ट को भेज चुके हैं और जल्दी ही यहाँ पर फाइट स्टार्ट होने वाला है। चूचू भी ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और हम लोग कहीं और कुछ इंसान को देखते हैं जो बात कर रहे होते कि वाकई में अब बैटल करने के लिए कोई वर्थ इट ओपोनेंट आता ही नहीं है, अब उतना पावरफुल कोई ओपोनेंट आता नहीं जिससे यहाँ पर बेट लगाकर प्ले किया जाए। वहाँ पर और एक बंदा बोल रहा होता है कि हाँ मैंने यहाँ पर 200 मिलियन देकर इस स्वॉर्ड को खरीदा है, लेकिन कोई ऐसा ओपोनेंट मिल ही नहीं रहा है जिससे मैं यहाँ पर फाइट कर सकूं, यानी वो इस स्वॉर्ड से फाइट करने का वर्थ इट हो। वहाँ पर एक आदमी जो दौड़ते हुए आते हुए बोल रहा होता है कि एक बंदा जो यहाँ पर 30 फाइट को लगातार जीत चुका है और वो यहाँ पर बेटर इन्विटेशन को यहाँ पर शो डाउन किया है, वो वहाँ पर 3 मिलियन तक बेट करने के लिए रेडी है। जहाँ पर वो बंदे भांसे हुए बोल रहे होते कि क्या वो बस 30 बार जीता है, ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, मैं पर यहाँ पर वाकई में एक मास्टर से फाइट करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल। वो बंदा भी बोल रहा होता है कि हाँ मैं अपने स्वॉर्ड को किसी ऐसे वैसे का
खून चखने नहीं दे सकता हूँ, मुझे एक तगड़ा सा ओपोनेंट चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चूचू का भी स्टिक नोटिफिकेशन में आ जाता है कि एक 13 साल की लड़की जो यहाँ पर न्यू कमर है वो 10 मिलियन स्टिकर से साथ बीटिंग करने के लिए रेडी है। और उसका इन्फॉर्मेशन देखकर यहाँ पर सब बंदे बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं और हंसते हुए बोल रहे होते हैं कि वाकई में आजकल का बंदा बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो चुके हैं। एक 13 साल की लड़की यहाँ पर 10 मिलियन का टोकन बेट करना चाहती है। सच में लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा वेल्थी फैमिली से आई है। पर यहाँ पर सबका एथिक्स यहाँ पर पानी में चले जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं कि वाकई में मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ पर अब आराम से 10 मिलियन को कमा सकता हूँ। और यहाँ पर सारे बंदे चूचू के साथ फाइट करने के लिए मर रहे होते हैं, यानी सब लोग बोल रहा होता है कि नहीं मैं फाइट करूंगा, यहाँ पर 10 मिलियन मेरा होने वाला है। लेकिन हम लोग पीछे में लिन युआन को देखते हैं जो हंसते हुए मन में बोल रही होती है कि ये बंदे यहाँ पर चूचू को एक बहुत ही कमजोर प्लेयर समझ रहे हैं, लेकिन इन लोग को जल्दी ही पछतावा होने वाला है। लेकिन चूचू जो हमेशा की तरह एक अलग ही सदमे में होती है, वो मुंह में हाथ रखते हुए बोल रही होती है कि आखिरकार मैं अपने रजिस्ट्रेशन के समय इतना गंदा फोटो कैसे खिंचा सकती हूँ। और वो रोते हुए बोल रही होती है कि बिग सिस्टर में इसे दोबारा खिंचवाना चाहती हूँ। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी वो लोग एरिना में पहुंच जाते हैं और लिनवान बोल रही होती है कि ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, गेम अब स्टार्ट होने वाला है यानी बैटल। हम वहाँ पर देखते हैं 10 पीपल आ चुके होते हैं। चूचू और लिनवान भी वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर लिनवान बोल रही होती है मैक्स रूम नो टाइम। यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि मैक्स रूम इसका मतलब क्या है। वहाँ पर लिनवान बता रही होती है कि एक समय में 10 चैलेंजर बैटल को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर शो डाउन होता है। यहाँ पर उन बंदों को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि लड़की जल्दी से कमजोर सा ओपोनेंट को चूज करो ताकि तुम अगर हारो तो यहाँ पर तुम्हें ज्यादा खराब महसूस ना हो। और वैसे भी 10 मिलियन हम यहाँ पर एक चांस दे ही सकते हैं तुमको। यहाँ पर चूचू बोल रही होती है कि सीनियर सिस्टर हमें मुझे पहले किसे चूज करना चाहिए। यूनियन बोल रही होती है कि तुम ही चूज करो और वो हंसते हुए बोल रही होती है कि यहाँ पर एक ही करके सबको चूज किया जाएगा, तो जल्दी से तुम लोग यहाँ पर 10 मिलियन बेट में लगाओ। और फिर हमारा नेक्स्ट इन ट्रेनिंग रूम में देखते हैं। ट्रेनिंग रूम के अंदर हम लोग फैंग को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहा होता है। फाइनली वो वहाँ पर 1 स्टार एलिमेंटेशन में ब्रेक थ्रू कर ही लेता है और वो जैसे ही ब्रेक थ्रू करता है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हवा में फ्लोट कर रहा होता है। यहाँ पर फैंग मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि वाकई में मैं 1 स्टार में ही इतना ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ और मैं आसानी के साथ थोड़ा थोड़ा एयर में फ्लोट कर सकता हूँ। ये चीज को अचीव करने में किसी भी नॉर्मल एलिमेंटिस्ट को 3 स्टार में